मेरा नाम संजना है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा और कोई भी नहीं था। जब ये रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि कम सदस्य वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो और मैंने सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया कि ये लड़का शहर में नौकरी करता है लेकिन वो गांव में रहता था। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर के लिए निकलता है और रात को वापस आ जाता है। ये सुनकर मुझे राहत मिली कि मुझे अपने मायके से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का दिखने में बेहद स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। उसकी फैमिली में सिर्फ दो ही लोग थे, मेरे ससुर जी और मेरे पति। मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले चली गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और वक्त पर इलाज न होने की वजह से उनकी रोशनी पूरी तरह चली गई। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था। इसे ठुकराने का और कोई कारण नहीं था। इसलिए मेरी शादी बड़ी ही सिंपल तरीके से हो गई थी। मैं अपने पति के साथ ससुराल आई। शादी के पहले दिन गांव की सभी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे चारपाई पर बैठाकर सब ने मुझे गिफ्ट दिए। मुझे अपने ससुराल की शादी की रस्में और रीति रिवाज बहुत पसंद आए थे। मैंने अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया और घर के काम करने लगी। वो मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी मैं काम करते हुए उनकी तरफ देखती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहे हैं। फिर मुझे याद आता कि वो तो देख ही नहीं सकते। ये ख्याल मुझे बार बार आता था, लेकिन फिर मैं भूल जाती कि वो अंधे हैं। हमारे घर पर गांव की औरतें आती और थोड़ी देर बातचीत करके चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले होते हैं। मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आते थे और हम दोनों दिन भर अकेले रहते थे। मेरे पति ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि मुझे उनके पिता का ख्याल रखना है। मेरे ससुर जी की आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। पहले हमारे घर में एक नौकरानी हुआ करती थी जो अब नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। तब से घर में काम की परेशानी बढ़ गई थी। पड़ोस की एक औरत हमारा खाना आकर बना देती थी, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पिता का हमेशा ख्याल रखूंगी। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती थी। शुरू में मेरे पति बाजार से नाश्ता ले आते थे और मुझे आराम करने को कहते थे, लेकिन अब मैंने घर का सारा काम खुद ही संभाल लिया था क्योंकि इस घर में कोई और महिला नहीं थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि मैं घर का सारा काम खुद करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और मेरे पति बहुत खुश हुए थे। मेरे पति ने कहा कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ खूबसूरत हूँ बल्कि समझदार भी हूँ। नाश्ते के टेबल पर मैंने सबके लिए नाश्ता परोसा और अपने ससुर जी को अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने भी अपने पिता को अपने हाथ से नाश्ता खिलाया। मेरे पति मुझे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। जब मेरे पति घर पर होते तो अपने पिता का सारा ख्याल वही रखते थे। उन्होंने अपने पिताजी से मुझे नाश्ता करते हुए कहा था कि अब अगली बार से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगी। मैंने अपने पति से खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अभी मेरे सामने बैठकर घूर रहे हैं। जब मेरे ससुर का नाश्ता पूरा हो गया तो मेरे पति पास की चेयर से उठकर मेरे बराबर की चेयर पर बैठ गए। मेरे चेहरे को सहलाने लगे। मुझे डर था कि कहीं मेरे ससुर हमें देख न लें, लेकिन मेरे पति ने इशारे से कहा कि वो हमें कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं घर का सारा काम बिना दुपट्टे के ही किया करती थी। मुझे लगता था कि घर में कोई नहीं है और ससुर जी को भी दिखाई नहीं देता।
इसलिए मैं किसी भी हालत में काम करती रहती थी और ससुर जी के सामने भी आ जाती थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं और सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या आपने अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया। मेरे पति ने कहा, उन दिनों मेरी शहर में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां रुका हुआ था। इसलिए पापा नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर और भी परेशान करें। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों बाद घर वापस आया तब मुझे पता चला। अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज ना करवाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे पति ने कहा कि पापा को डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा हर बार मना कर देते थे। उन्होंने कहा था, मेरी अब उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का समय है, तुम शादी करो और अपनी ज़िंदगी जियो। मेरा क्या है, मेरा एक पैर कीचड़ में है और दूसरा केले के छिलके पर। कब मेरी ज़िंदगी फिसल जाए क्या पता। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, पापा ने कहा था। फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरे पति ने कहा था कि अब पापा के काम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मेरे रहते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने ससुर के पुरानी तस्वीर देखी थी जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी और मेरी सास भी जिंदा थी। मेरी सास बेहद खूबसूरत थी और मेरे ससुर अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपनी बहू को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता और ना ही उसे देखकर आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के कुछ दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। एक दिन मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मायके छोड़ दो, लेकिन मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह से मायके नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी अकेले हैं, उनका यहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरे पति तो जा चुके थे और मुझसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे मेरे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना और उनके कपड़े भी बदल देना। खाने तक तो ठीक था, लेकिन कपड़े बदलने की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपने पति से कहा कि कपड़े बदलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे पति ने कहा, तुम्हें तो पता ही है पिताजी देख नहीं सकते। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में ऐसा हो जाता और तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई ना होता तो तुम अपने पिता का ख्याल भी नहीं रखती। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। मेरे पति ने कहा कि इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम पिताजी के सारे काम किया करो। पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू बहू कहकर मुझे पुकारा। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई। मेरे ससुर धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मेरा बेटा जा चुका है? मैंने कहा, हाँ, आधा घंटे पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी शर्ट उठा दो। शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने उनकी शर्ट उन्हें दे दी। उन्होंने जैसे तैसे शर्ट पहन ली, लेकिन बटन उल्टे सीधे लगा रहे थे। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उन्हें शर्ट पहना दी और फिर उन्होंने कहा, बहू मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघी लेकर उनके बाल बना दिए। मेरे ससुर कहने लगे, बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा, क्यों पिताजी, क्या हुआ? वो बोले, दो तो सही। डरते डरते मैंने अपने हाथ उनको पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वो मेरे हाथ क्यों पकड़ना चाहते हैं।
उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह शायद कोई और औरत होती तो शायद वो तुम्हारी तरह गृहस्थी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से थाम लिया था। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, बहू अभी यहीं पर रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। कमला की मौत के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और बहुत मेरा ख्याल रखती थी। हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे और मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई और फिर तुमने संभाल ली। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं आपकी बेटी की ही तरह हूँ। आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पापा जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर जी की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगीं। मेरे पति लगभग 3 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम का सीज़न है और उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इसी दौरान मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कह देते कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझे बंद नहीं होते, या मेरे सर की मालिश कर दो और मेरी टांगें भी दबा दो। शादी के पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होगा। लेकिन मैं अपने ससुर जी की वजह से घन चक्कर बनकर रह गई थी। सारा दिन बस काम ही काम करना पड़ता था, आराम करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई थी, तभी अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, बहू मेरे पास बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप सुनते रहिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा कि बहू आराम तो होता ही रहेगा, मेरे बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और चुटकुले भी सुनती रहना। मैं हैरान हो गई कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैंने कहा, सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ, अब आराम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। मेरे ससुर जी हंसते हुए बोले, मेरे पास बैठो और चुटकुले सुनो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, काम छोड़ दूँ, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और कहा, ठीक है बताइए, अगर आपको भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तू मेरे करीब बैठ जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा, खबरदार, जो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। मेरे ससुर जी घर का खाना ही खाते थे। मेरे पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। मेरे ससुर अपने कमरे पर चेयर पर बैठे हुए थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वो मेरे पीछे खड़े थे। मैंने कहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या कोई और है। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, भला हमारे घर में हमारे अलावा कौन रहता है? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खिलाते वक्त वो बहुत खुश होते थे। कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं।
मैं अपने ससुर की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनके हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वो देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर ही थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला और पूछा, पापा जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कोई अंधा बंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तो हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपके बारे में सब कुछ अपने पति को बताऊंगी। मेरे ससुर हंसते हुए बोले, मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। अगर तुमने मुझ पर आरोप लगाया, वो तुम्हें ही घर से निकाल देगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि वो सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ससुर ने जो किया था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे ससुर ने कहा, मेरी नज़र तो तुम पर पहले दिन से ही थी, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत थीं और मैं तुम पर उसी दिन से लट्टू हो गया था। मैंने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा था। जब से वो शहर गया, उसने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। मैंने अपने बेटे से झूठ बोला था और उसने इस बात पर यकीन कर लिया। जब उसने शादी की और तुम्हें घर लाया तो मेरी नज़र तुम पर ही थी। मैं लाचार होकर ये सब सुन रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन चुके थे। दरअसल आज मेरा जन्मदिन था और मेरे पति मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे पति ने दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आकर सारी बातें सुन ली। ये देखकर मेरे पति ने अपने बाप को बहुत मारा और उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। फिर मुझे भी अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मुझसे अपने बाप की तरफ से माफ़ी मांगी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में रहती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरी चाची बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। वो मुझसे सिर्फ 10 साल बड़ी थी। माँ बाप की मौत के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगी कि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। एक ही बिस्तर में चाची के साथ सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज़ डाल रहा है। आँख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। माँ बाप के मरने के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 10 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू कर दिया। तो मैंने महसूस किया कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं,
चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वो अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज़ का रूटीन हो गया था कि चाचा के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी हद तक तब्दीलियां कर ली थी। वो ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची एक मोटी तंदुरुस्त औरत थी। मोटापा उन पर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नज़र आता। उस रात चाचा ने फ़ोन किया कि आज रात वो घर पर नहीं आएंगे। शायद वो दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचा आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे साथ, मेरे माँ बाप की मौत कुछ अर्सा पहले हुई थी। उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचा थे, या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो सिर्फ मुझसे 10 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफो भी नहीं थी। मेरे बाप और मेरे चाचा 2 भाई ही थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तनहा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझसे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का ये कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज़ इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसे इसकी खाला के हवाले कर दो। हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा है। चाचा की ये बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर पर बिल्कुल नहीं रखूँगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वो इसकी देखभाल करें। ये सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज़्यादा रोना आ गया। मेरी ज़िंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुद के लिए ये जुल्म ना करें। वो पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चला रहा हूँ। मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम ये घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाईजान की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे, और जो कुछ किराया आएगा इसे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वो आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो वो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे। स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था, लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद सताती रहती थी। एक बार मेरे कमरे में चाची आई और मुझे यूं रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा ये गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा हुआ था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफ़र कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज़ हो रही थीं।
मैं फ़ौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नज़रें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा ज़ख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज़ पता नहीं क्यों बहुत ही अजीबो-गरीब सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची, मैं ठीक हूँ। जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूँ। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़ते हुए रवैये को देखकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चली गईं। कहने लगीं कि मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचा की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं। जो पकेगा मैं खा लूँगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचा घर पर आए और बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीख लो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या ज़रूरत है ये सब बनाने की? मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचा की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचा करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वो कहने लगी, बेटा, तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचा से कहने लगी कि ये मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया माजिद के घर और दुकान से आता है उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे चाचा भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर ये भतीजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं? ये कहकर वो फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते? आपने पैसों को बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचा वहाँ नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज़ का तमाशा है। तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। ये कहकर चाची ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना चाहते हुए भी मुझे वो निवाला खाना पड़ा। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये थी कि वो एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नज़रों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर बदलने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे पर हो। और ये भी कहने लगी कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल के बजाय 20 साल की लगती है। अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत मैं ही था। मेरी चाची दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मेरे चाचा आम शक्ल सूरत के मालिक थे। चाचा बहुत तेज़ थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाचा की शादी को 8 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीदी का माहौल रहता था। चाचा जब भी घर आते तो बात बात पर चाची से लड़ने झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पोंछ रहा था। उस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गईं। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची, जो आप रोज़ बनाती हैं वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पोंछना शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी गीले थे कि तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा।
क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वो कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया उठाकर मेरा सर साफ करने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करेगी। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने चाचा खड़े थे। ये सब देखकर मेरे चाचा की गुस्से से आंखें लाल हो गईं। शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। चाचा चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं अपने सर को खुद पहुंच सकता हूं, आप जाइए, जाकर चाचा को नाश्ता दे दीजिए। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचा चाची के साथ लड़ रहे थे। वो कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो। माजिद कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वो जवान जहान लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे लिए भी नहीं किए। इसके बाद चाचा ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तक तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचा झूठ बोल रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वो गुस्से में ये सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर ये फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। रात को रोज़ चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, ये खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज़ होगा। मैं रोज़ ही वो बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद में सो जाता। सुबह सवेरे तरोताज़ा होने के बजाय मैं और भी ज़्यादा खुद को अंदर से बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी। कहने लगी, ये मत समझो कि तुम्हारे चाचा के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी ख़राब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती थी। मजबूरन ही मुझे वो दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाग कर पढ़ूंगा। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी किताबें खोल कर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे काबू में नहीं थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद मैं इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज़ मुझे दे रहा है। वो आवाज़ें बहुत दबी दबी थीं, शायद बिल्लियों की थीं या किसी औरत की, मुझे समझ नहीं आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंख खुलने से कासिर थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब न थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत से धक्का दिया वो ये थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा जो अभी भी नींद की आगोश में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारी। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ बहाल हुआ। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था जो कि किसी लड़की का था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। भला मेरे कमरे में एक लड़की का टॉप्स कैसे आ सकता है। मैंने वो टॉप्स लिया और मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और तेज़ कदमों से चाची अंदर आ गई। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स को दबोच लिया। मैंने कहा, जी चाची कहिए। वो बेहद परेशान थी, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अभी वो नहा कर आई है। कहने लगी, कुछ नहीं, वैसे ही।
तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा रहने दो, मैं खुद ठीक कर लूँगा। वो कहने लगी नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम काम क्यों करोगे। मैंने कहा चाची, रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें यहीं बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वो कहने लगी हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम बेखबर सो रहे थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी थी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल न किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोच घूम रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी नज़र अपनी चाची के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके एक कान में टॉप्स नहीं था और दूसरे में था। मैंने कहा चाची, आपका टॉप्स किधर है। ये कहना था कि वो फौरन उन्होंने अपने कान की तरफ देखा। कहने लगी पता नहीं, कहीं गिर गया होगा या यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा, हमारे घर में कौन सा कोई काम वाली आती है जो चोरी करके ले जाएगी। मैंने अपनी हथेली उनके आगे कर दी। उन्होंने मेरी हथेली को खोल कर देखा तो उनका टॉप्स मौजूद था। ये देखकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। अजीब बात ये थी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया मेरे पास। वो टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या था। इसके बाद से मैं अपनी चाची से और भी ज़्यादा कतराने लगा। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि चाची की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो उनसे काम भी नहीं होता था, पूरा दिन सोई रहती थीं। चाचा अलग जान का अजाब बनाकर बैठ गए थे। कहने लगे तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पुल्टा हो जाता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वो घर के टोटकों से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए, चाची की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा चाची, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन वो इनकार करने लगी। लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई सुधार पैदा न हुआ तो फिर चाचा उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब वापस आए तो चाचू आग बबूला हो रहे थे। सहन में चाची से लड़ना शुरू कर दिया। कहने लगे मुझे बता दो कि तुमने ये गुनाह कब किया है, तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था चाचा उन्हें क्यों डांट रहे हैं। चाची तो पहले ही अपनी तबीयत की वजह से पीली पड़ चुकी थीं, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कहा चाचा, आपको नज़र नहीं आ रहा चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं। मेरी बात सुननी थी कि उन्होंने एक ज़ोरदार तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया। फिर वो कहने लगे सारे फसाद की जड़ तो तू है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी चाची के साथ मुंह काला करते हुए। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं। वो कहने लगे कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा ये आपकी बीवी हैं, अगर ये उम्मीद से हो गई हैं तो आपको खुश होना चाहिए। कई साल से आप लोग बे औलाद हो और अगर ऊपर वाले ने आपको औलाद से नवाज दिया है तो बजाय शुक्र अदा करने के उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हो, और वो भी मुझ पर। आप होश में तो हैं। ये मेरी चाची लगती हैं, मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मेरा ये कहना था कि चाचू कहने लगे मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये सिर्फ तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा है कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त चाचा ने मेरी चाची से की थी, जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि चाचा ये सब गुस्से में कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी उन्हीं सोचों से बाहर निकला था जब चाचा चाची को तलाक देने के लिए कहने लगे निकलो यहाँ से बाहर। चाचा ने हम दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं। वो वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दे दिया कि वो ये घर खाली कर दें। मैं कमरे में चाची को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थी। ये सब क्यों किया। माना कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। किराएदार अब जा चुके थे। उस घर में सिर्फ मैं और चाची रह गए थे। मैंने उन्हें कहा कि ये गुनाह अपने वजूद से ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता
ना ही मानता हूँ। चाची ने तब मुझे कोई जवाब न दिया। 9 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे ही उनके घर में बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि उसके पति के साथ मैच था। फिर उसने मुझे सारी हकीकत बताई। चाची ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा बांझ थे, लेकिन उनका इलाज हो सकता था, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं करवाते थे। लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद तुम्हारे चाचा बिल्कुल बेकाबू हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे पति का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी वो एक न सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसका डीएनए टेस्ट करवा लो। अगर ये बच्चा तुम्हारा ना हुआ तो तुम बेशक मुझे तलाक दे देना, और अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम मुझे अपना लेना। और तुम्हारे चाचा ने भी घर से निकालते वक्त यही कहा था कि अगर ये मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुमने सच्चाई साबित कर दी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मुझे याद आने लगा कि वाकई चाचा ने यही अल्फाज बोले थे। वो इस सूरत में मेरी चाची को तलाक देंगे कि अगर ये औलाद उनकी ना हुई तो चाची को तलाक हो जाएगी। जबकि अब ये बात साबित हो चुकी थी, तो चाचा चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ और अपने बाप की दुकान भी संभाल लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। चाची कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, और उस दिन जो मेरा टॉप्स गिरा था वो शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मैंने फिर भी अपनी चाची की बात नहीं मानी और अपने घर में ही रहने लगा। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं नागपुर से हूँ। बात आज से 4 साल पहले की है। मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैं बीकॉम कर रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं अपनी फिटनेस के बारे में बहुत गंभीर रहता था, इसलिए रोज़ सुबह 6 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक दिन मैं रोज़ की तरह जॉगिंग कर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज़ लगाई, सुनिए ज़रा। मैं रुका और देखा तो एक औरत आवाज़ दे रही थी। वो तकरीबन 22-23 साल की होगी। उसकी मांग भरी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी जवाब दिया, जी कहिए। तो उसने पूछा, आप कितने टाइम से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, कई महीनों से। पर आपको क्या काम है? तो वो हंसने लगी। वो कहने लगी, अरे यार, दिन नहीं पूछ रही हूँ, आज और अभी का पूछ रही हूँ कि आप यहाँ कितनी मिनट से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा, आपको क्या काम है, ये तो बताओ। उस पर वो औरत बोली, आपके पास मोबाइल है तो? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोली, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए चाहिए। मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप मेरे साथ भी चल सकते हो, क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं पर कहीं गिर गया है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल दे सकें तो मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूँगी तो रिंग बजेगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं हंसने लगा। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस औरत को दे दिया। वो बेंच पर से उठी और नंबर डायल करने के बाद कान पर रखकर चलने लगी। मैं थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, पर बाद में ख्याल आया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो करीब 40-50 कदम ही चली होगी कि शायद उसका मोबाइल मिल गया था। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा होकर देखता रहा। तभी वो आई और मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते मेरा मोबाइल देकर चली गई। तभी मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। वो बहुत ही महंगा फ़ोन था, लेकिन मुझे उसके कपड़े साधारण क्लास के लग रहे थे। लेकिन मोबाइल देखने के बाद तो ये तय हो गया था कि वो एक पैसे वाले ख़ानदान से थी। अब मैं उसे पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी सिंपल है यार। पर तभी मुझे ख्याल आया कि इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। क्या यार, वो पैसे वाली तो होगी, पर तहजीब कहाँ गई। मैंने मन ही मन में 2-3 गालियाँ दी और बोला, भाड़ में जाए। मैं अपने रूम पर पहुंचा और नहाकर कॉलेज चला गया। पूरा दिन ऐसे ही फालतू सा निकल गया।
करीब रात के 8 बज रहे थे कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कोई लड़की हेलो बोल रही थी। मैंने पूछा कौन? वो बोली मैं पूजा बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा कौन पूजा? मैं तो किसी पूजा को नहीं जानता। आप कौन सी पूजा हैं? और मेरा नंबर किसने दिया? क्या मेरा मजाक उड़ाने को फ़ोन किया है? पूजा बोली आप मुझे जानते हो। मैंने कहा क्या? तो वो बोली हाँ डियर, तुम मुझे जानते हो, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ एक कॉफ़ी शॉप पर इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने पूछा कौन सा कॉफ़ी शॉप? उसने एड्रेस दिया। मैंने अपनी बाइक निकाली और बताए पते पर चल दिया। कॉफ़ी शॉप के अंदर जाते ही मैं ढूंढने लगा कि कौन है यार, पर तभी पीछे से आवाज़ आई। मैं मुड़ा तो वहाँ वेटर था और वो बोला आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। उसने दिशा बताई कि यहाँ से जाइए। मैं भी उतावला हुए जा रहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा लाइन देने वाली कौन पैदा हो गई। मैं लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया और सीधा अंदर केबिन में गया तो उसे देखा तो ठिठक गया। ये तो सुबह वाली भाभी थी। मैं बोला आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुबह वाली वही सिंपल सी दिखने वाली औरत थी जिसे मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट यूज़ करने के लिए दिया था। वो मुझे देख कर उठी और उसने पहले मेरे साथ हाथ मिलाया और बोली हाय, मेरा नाम पूजा है। तो मैंने भी कहा मैं विकास। वो हंसने लगी तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं, आपका नाम सुनकर थोड़ी हंसी आ गई है। मैं थोड़ा सीरियस सा हो गया तो वो भी रुक गई और बोली सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोली देखिए मैंने आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर पूजा ने कॉफ़ी ऑर्डर की और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कॉफ़ी पीते हुए बात ही बात में पता चला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी और वो बहुत पैसे वाली है। मैंने भी कुछ अपनी बातें उसके साथ शेयर की, पर न जाने क्यों हम दोनों इतने घुल मिल गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पूजा बोली 9 बज गए हैं, आज तो मैं गई काम से। उसने बोला चलो चलते हैं विक्की। तो मैंने कहा कौन विक्की? वो बोली तुम, और मैं तुम्हें आज से विक्की ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम कुछ पसंद नहीं आया। वो चलने लगी तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठो ना। पूजा बोली सॉरी, पर मेरी सास बहुत ही खड़ूस है और वो तो देरी होने पर मुझे मार ही डालेगी। इतना कहकर वो बाहर नीचे की तरफ चलने लगी तो मैं उसके पीछे चल दिया। बाहर जाते ही मैंने देखा तो वो एक 4 व्हीलर के पास जा रही थी। क्या गाड़ी थी यार, एकदम सुपर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये तो बहुत ही अमीर है। तभी मैं दौड़कर उसके पास गया और तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो मैंने विंडो गिलास पर आ गया तो उसने गिलास खोला और बोली यस मिस्टर। मैंने कहा क्या हम दोबारा मिलेंगे? पूजा बोली किस लिए? मेरे पास उसके इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था, तो बस मैं सर नीचे किए हुए खड़ा रहा। वो बोली देखो विकी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सुबह थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हें बुलाकर थैंक्स बोल दूं, इसलिए तुम्हें बुलाया था। ओके बस हो गया। अब तुम दोबारा क्यों मिलना चाहते हो ये भी बता दो। मैं अब बिल्कुल खामोश था। वो थोड़ी गर्म हो गई और बोली दोबारा क्यों मिलना है? मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और मेरा इस्तेमाल करोगे? हाँ देख बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ओके संभाल ज़रा अपने आप को, समझा कुछ? और इतना बोलकर वो फट से वहाँ से चली गई। अब मुझे थोड़ा दुख होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, जो नहीं पूछना चाहिए था वो ही पूछ लिया। क्या यार, और मन ही मन में मैं अपने आप को गालियाँ देने लगा। यार इतना अच्छा मौका मिल गया, पर अब मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। अब मुझे कैसे भी करके पूजा से बात करनी थी। मैं दूसरे दिन तो डर के मारे वॉक पर नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा वो शायद मुझे देखते ही गाली देने लगेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कल भी गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने सुबह घूमने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए, पर ना तो वो आई ना कुछ उसके समाचार मिले। अब मैं पूरा पागल हो चुका था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक दिन रात को पूजा को मैसेज किया और लिखा सॉरी। तो उसका उत्तर आया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर से मैंने मैसेज किया प्लीज़। उसका उत्तर आया देखो, अब अगर तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि रहने दे यार, ये तो लफड़ा कर सकती है। मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ देर बाद वो भी जॉगिंग करने के लिए आई तो मैंने उसे देखा तो मैं छुप गया क्योंकि मुझे लगा वो मुझे देखेगी तो भाग जाएगी, इसलिए मैं छुपा रहा। मैंने देखा वो इधर उधर कुछ खोज रही थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये किसे ढूंढ रही है।
मैंने 1-2 राउंड लगाए होंगे कि उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ये किसे फ़ोन कर रही है, तभी मेरा मोबाइल बजा। ये क्या, पूजा का फ़ोन था। मतलब मुझे समझ आ गया कि वो मुझे ही ढूंढ रही थी। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया कि आज तो गया यार, ये तो मुझे पक्का मार ही डालेगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो वो गुस्से में बोली, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, अब मुझे तेरे से एक काम है। मैंने डर के मारे कहा, मैं तो शहर से बाहर हूँ। वो बोली, ठीक है चल, जब घर पर आ जाए तो मुझे कॉल करना। मैं वहाँ से भागा क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि अगर इसने मुझे देख लिया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही थी, पता नहीं क्या करने वाली थी। मेरा भेजा फ्राई हो रहा था कि क्या मालूम कि क्या करने वाली है यार। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और करीब रात के 9 बजे फिर से पूजा का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही उसने पूछा, कहाँ है तू? मैं बोला, भी बाहर ही हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? पूजा ने मेरे दोस्त की आवाज़ सुन ली और बोली, देख, अभी के अभी वो सेम कॉफ़ी शॉप पर आ जा जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे, वरना पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझ तक पहुँचने में, समझ गया ना? अब मैं डरते डरते शॉप पर पहुँचा। वो एकदम गरम दिमाग किए हुए बैठी थी। मेरे सामने देखकर वो घूर कर बोली, बैठ। मैं बोला, नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहाँ मैं और कहाँ आप? उसने थोड़ी देर आंखें बड़ी करके बोला, बैठ। मैं एकदम से डर गया और बैठ गया। उसने कहा, ध्यान से सुन, देख, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम? पूजा बोली, ये तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस तुझे तो सिर्फ करना है। और हाँ, मुझसे कोई किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझे? मैंने सर हिलाकर हाँ बोला। वो बोली, देख, मेरी एक सहेली है चांदनी, शादीशुदा है और उसका पति ज़्यादातर विदेश में ही रहता है। चांदनी को तुझसे कुछ काम है, बोल, करेगा क्या? मैं तो सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं। कहीं हाँ बोल दिया तो, और अगर मैं फंस गया तो, और ना बोलूं तो पूजा ने मुझे फंसा दिया तो, साला इधर कुआं इधर खाई, तो मैं करूं तो क्या करूं? मुझे लगा हाँ बोलने में ही मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे लगा हाँ बोलकर थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसने मेरे गाल पर हाथ फेर कर बोला, गुड बॉय। वो मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद वो बोली, अब चलती हूँ। हम दोनों वहाँ से निकल गए और मैं रूम पर आ गया। मैं सोच रहा था कि अब ये चांदनी कौन होगी और कैसी होगी और उसे मुझसे क्या काम होगा, क्योंकि पूजा तो सती सावित्री बन रही थी, तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके जैसी ही होगी। ऐसे ही दूसरा पूरा दिन निकल गया और शाम के 6 बजे चांदनी का फ़ोन आया, पर इस बार एक अनजान नंबर था। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं चांदनी, पूजा की फ्रेंड। मैंने कहा, अच्छा हाँ बोलिए। चांदनी बोली, फ़ोन पर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ, बताइए। वो बोली, एक एड्रेस लिखो, और उसने मुझे एक एड्रेस दिया और मैं फ़ोन काट कर सीधा बाइक लेकर उस एड्रेस पर पहुंच गया जो चांदनी ने बताया था। पर ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। मैं देखता रह गया और गेट की ओर चल पड़ा। तभी मेरी नज़र सिक्योरिटी वाले पर पड़ी, तो वो बोला, क्या काम है? मैंने बोला, मेरा नाम विकी है, क्योंकि चांदनी ने बोला था कि गेट पर अपना नाम बताना, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वो चौकीदार बोला, जी सर, आप अंदर जा सकते हो। मैं अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो अंदर से क्या बंगला था यार, बस पूछो ही मत। तभी एक अंधेरे कोने में से एक आवाज़ आई, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कैसी है चांदनी, पर फिर भी मैं अपनी बारीक नज़र दौड़ाए जा रहा था। तभी चांदनी बोली, चलो अब ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलने लगा तो वो बोली, फर्स्ट रूम में चल कर बैठो। मैं उस कमरे में पहुँच गया। ये क्या, ये तो बेडरूम था। मैं अब और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ गया था कि अब क्या होने वाला है। तभी अंधेरा हो गया तो मुझे लगा शायद लाइट चली गई है, पर यह तो चांदनी ने बंद की थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, हाय हैंडसम। मैं एकदम से चकित रह गया कि ये क्या यार, ये कुछ अलग काम करने बुलाया है क्या? अब जैसे ही चांदनी ने मेरे गालों को छुआ तो मैंने हाथ पकड़कर बोला, देखो, पहले मुझे आपको देखना है। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर उसने लाइट जला दी। पर ये क्या, ये तो करीब 30 साल की औरत थी। अब मैंने उससे पूछा, आप पैसे वाले लोग हो?
सुखी हो और शरीर से भी लग रहा है कि आप एकदम ओके हो, तो फिर मैं क्यों? चांदनी बोली, देखो विक्की, मुझे लाइफ में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी कुछ नया भी करते रहना चाहिए। चांदनी बोली, तुम अपने रूम पर बताकर तो आए हो ना? मैंने कहा, क्या बताकर आना था? वो बोली, यही कि अब तुम सुबह में आ पाओगे। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें पूरी रात यहीं पर रुकना होगा। चांदनी ने मुझे जबरदस्ती पूरी रात अपने घर पर रखा। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरे साथ किस तरह का बदला लिया गया था? मुझे किस तरह की सज़ा दी गई थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो आखिर में मुझे ये शहर ही छोड़ना पड़ा। मैंने अपना नंबर भी बदल दिया और उसके बाद मैं उसे एक सपना समझकर भूल गया। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।